मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह में भाग संख्या 1 जो है गद्य खंड वो अपन ने स्टार्ट कर रखा है। अब उसी में अपन ने पाठ संख्या 6 तक अध्ययन कर लिया है और पाठ संख्या 7 जो है अपनी, जिसका नाम है रजनी। तो रजनी वाला जो चैप्टर है ये अपन अभी ना पढ़ करके बाद में इसको देखेंगे, क्योंकि पिछले साल जो है ये सिलेबस में नहीं था, हटा दिया गया था, इसलिए अपन इस एकांकी को बाद में अध्ययन करेंगे। मन्नू भंडारी द्वारा रचित है ये एकांकी, तो इस एकांकी का अध्ययन अपन बाद में करेंगे। अभी जो है अपन पाठ संख्या 8 जो है आपकी उसका अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र जो है वो आपके लेखक का नाम है और पाठ संख्या जो 8 है इसमें कृष्णचंद्र जो है इनका जीवन परिचय जो है वो अपन पढ़ेंगे। इसी के साथ जो है इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, कहाँ इनका जन्म हुआ है, कौन कौन से पुरस्कार जो है उनको दिए गए हैं, उन सब के बारे में अपन देखेंगे। क्या इनकी साहित्यिक विशेषताएं, उन साहित्यिक विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इनकी जो पंक्तियां हैं जो स्टार्टिंग में दी गई है उन पंक्तियों के बारे में अपन देखेंगे। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम। तो यहाँ जो लेखक है कृष्णचंद्र जो है कह रहे हैं कि अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों। कि हमें जो है पीड़ा जो है इस बात से नहीं है कि मौत जो होती है बेरहम होती है, इस बात पर हमें अफसोस नहीं है, नहीं है कि मौत जो है वो बुरी होती है, बेरहम होती है, इसमें कोई दर्द नहीं होता, यानी वो किसी पर भी दया नहीं करता, बल्कि अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम कि व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, कोई भी पीड़ा उसको होती है तो अस्पताल चला जाता है। तो अस्पताल में जो है उसे जो पीड़ा होती है वो असहनीय होती है, तो वो असहनीय पीड़ा जो है उसे बेरहम बताया गया है आईने के सामने। इनकी जो रचना है उससे इन पंक्तियों को लिया गया है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो लोग यही बताना चाह रहे हैं कि जो मौत जो होती है उसे किसी को डर नहीं लगता, किसी को उसे बेरहम नहीं बताता, लेकिन अस्पताल के नाम से जो है, अस्पताल के नाम से जो व्यक्ति को डर लगता है कि वहां की जो पीड़ाएं होती है उसे डर लगता है, सही का कहना। अब इनका जन्म जो है सन 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव में जिला गुजरातला में हुआ है। तो इनका जन्म जो है सन 1914 में हुआ है। और कहाँ हुआ है? वजीराबाद गांव जिला गुजरातला में हुआ है। प्रमुख रचनाएं हैं एक गिरजा, एक खंडक, यूकेलिप्टस की डाली, ये तो है इनकी कहानी सब। फिर है शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। ये है इनके उपन्यास। तो ये है इनके उपन्यास, इनकी रचना इन्होंने की है। अब है सम्मान, साहित्य अकादमी सहित बहुत सारे पुरस्कार जो है वो उन्हें मिले हैं। तो साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार इन्हें दिए गए हैं। मृत्यु जो है वो सन 1977 प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी कथा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है।
तो प्रेमचंद जी की बात जो है उर्दू कहानीकारों में विशेष तौर से जिसका नाम आता है वो कृष्णचंद्र का नाम है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था। अभी जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि आधुनिक जो काल है, आधुनिक काल में आपकी 4 पार्ट्स मैंने आपको बताया कि भारतीय युग, त्रिवेदी युग, छायावाद और आपको जो नई कहानियां, नई कविता। तो नई कहानियां, नई कविता जो आपका है उसमें आगे चल करके अलग अलग नाम पड़े, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, साठोत्री है, नई कहानी है, नई कविता है, इस तरीके से। तो ये जो लेखक है वो प्रगतिशील लेखक, यानी आधुनिक काल के चौथे पार्ट में भी प्रगतिशील जो भाग है उसके लेखक, उनका गहरा संबंध था जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। यानी लेखन करना इनको शौक ही नहीं था, बल्कि इनकी आमदनी का साधन भी था, रोजी रोटी को किसी से कमाते थे। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पूंछ, जम्मू एवं कश्मीर में, पूंछ कहाँ पड़ता है? जम्मू एवं कश्मीर। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश किया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए की। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। तो अंतिम समय तक वो मुंबई में रहे, फिल्म जगत से भी उनका जुड़ाव हो गया। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख बहुत से लिखे, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां। तो ये इनकी कहानियों के नाम है, महालक्ष्मी का पुल और आईने के सामने। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक, रोमानियन और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं, यानी अपना अलग ही स्थान बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के बहुचर्चित हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे, यानी जो प्रगतिशील हो और यथार्थवादी हो, इस प्रकार का साहित्य उन्होंने लिखा। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। तो ये जो आपका पाठ परिचय है, इस पाठ परिचय में बताया जा रहा है कि आपके जो पाठ्यक्रम में जो रचना शामिल है उस रचना में जामुन का पेड़ जिसका नाम है, कृष्णचंद्र जिसके लेखक हैं, और गद्य की हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है। तो इसकी शैली क्या हुई? हास्य व्यंग्य शैली। तो हास्य व्यंग्य शैली क्या होती है? हास्य यानी व्यंग्य यानी व्यंग्य के रूप में अपनी बात कहना, स्पष्ट रूप से अपनी बात ना कह करके दूसरे के माध्यम से अपनी बात कहना और अपनी बात को कह भी देना। तो व्यंग्य किसमें होता है? व्यंजना शक्ति में होता है। अगर आपको ध्यान हो तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, यानी अपने पास जो भी शब्द होता है उस शब्द का अर्थ व्यक्त करने की जो शक्ति होगी उसे शब्द शक्ति कहेगी। चाहे कोई भी शब्द हो अपने पास, तो उस शब्द को अर्थ व्यक्त करने की शक्ति का नाम शब्द शक्ति है। वो शब्द शक्ति 3 प्रकार के, 3 प्रकार के शब्द अपने पास हो सकते हैं, जिसमें अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो जहां बिल्कुल सीधे सरल में बात कही जाती है, जैसे मैंने कहा मैं आपको पुस्तक पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा रही हूँ तो पढ़ा ही रही हूँ, इसमें और कोई बात नहीं है। तो यहाँ जो है जहाँ सीधा सरल अर्थ निकलेगा वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होगी। जहाँ किसी को लक्ष्यार्थ की बात कही जाएगी कि तू तो गधा है, तो वो आदमी गधा कैसे हो सकता है, लेकिन गधे जैसे लक्षण है वो उसमें बताए गए कि जैसे गधा मुख होता है, कहना नहीं मानता है, उसी तरीके से ये भी है। तो यहाँ लक्ष्यार्थ की बात कही गई तो लक्षण शब्द शक्ति। इसी तरीके से तीसरी जो शब्द शक्ति होती है अपनी व्यंजना शब्द शक्ति होती है, और उससे निकलने वाला जो अर्थ होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। अगर आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा हो पाठेंदु हरिश्चंद्र वाला एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जिसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया था, व्यंग्य रूप में बातें कही गई, शिक्षा के ऊपर उनके ऊपर प्रहार किया गया, तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग था। अब जैसे कुम्हार ने अपनी बेटी से कहा कि बादल हो रहे, तो वो तो उसको भी दिख रहे हैं बेटे के भी बादल हो रहे,
लेकिन व्यंग्य रूप से वो क्या बात कहना चाह रहा है कि बेटा ये जो बर्तन है मिट्टी के बर्तन है, तुम्हारे मिट्टी के बर्तन बनाए, तो इन बर्तनों को तू अंदर रखते बारिश आने वाली। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण, जैसे हवा चल रही है, मोर नाच रहे हैं, इसका अर्थ क्या होगा? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हवा चल रही है, मोर नाच रहे हैं, अर्थ बारिश आने वाली है। इसी तरीके से किसी छात्र ने कक्षा में पूछा कि सर 4 बज गए हैं। अब अगर अध्यापक ही चाहता उस बच्चे से कहता है कि तू क्या कह रहा है, तो वो ये कहेगा नहीं सर मैं तो टाइम बता रहा हूँ 4 बज गए। लेकिन अस्पष्ट रूप से वो छात्र क्या कहना चाहता है कि छुट्टी का टाइम हो गया, अब आप जाने दे, पढ़ाना बंद करो। तो ये होती है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति से निकलने वाला जो अर्थ होगा वो होगा व्यंग्यार्थ। तो यहाँ व्यंग्यार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है पूरे ही चैप्टर में। खुल करके किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया गया, किसी कार्यालय को किसी को नहीं बताया गया, लेकिन अप्रस्तुत रूप से जो है सारे का सारा आक्षेप जो है वो हमारी सरकारी नीति जो है उसको। और अगर बाहर से अपन देखें इसको तो अपन को ऐसा लगता है जैसे कोई मनोरंजक चैप्टर है, कोई हास्य से हंसी खुशी बताने वाला कोई बात नहीं, हंसाएगा खुश करेगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यंग्य रूप में उसमें अप्रस्तुत अर्थ छिपा हुआ है जिसे हमें समझना। तो ये थी आपकी हास्य व्यंग्य कथा। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है। तो हास्य वाली जो होगी उसमें भी क्या होगा, चीजों को थोड़ा फैला फुला के बड़ा चढ़ा के मसाला लगा करके दिखाएंगे। यह कहानी भी उसकी अनुपालन करती है, इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशोक्तिपूर्ण। अतिशोक्ति क्या होती है? अतिशोक्ति होती है किसी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कहना। अतिशोक्ति एक अलंकार भी होता है। पद्य भाग में जब अपन रचनाएं पढ़ते हैं तो वहां जो है अपन किसी रचना को इस तरीके से पढ़ते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है किसी चीज का, वो वैसी है नहीं इतनी, लेकिन उसे बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा जाता है, तो वहाँ अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार होता है। अब अतिशोक्ति का अर्थ क्या हुआ? किसी बात को बड़ा चढ़ा करके कहना। पूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हेतु नहीं होगी, कोई आश्चर्य नहीं होगा। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। वास्तव में क्या बात बताना चाह रहे हैं इस पाठ के माध्यम से कि कार्यालय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार, एक के बाद वहां से पढ़ा दिया, वो कैसा है? निरर्थक है, बिना काम का। और पदानुक्रम एक के बाद एक पद जो मिलते हैं कि ये सचिव है, ये से ये है, तो उसके लिए ये क्या है? हास्यास्पद, यानी हंसी का कारण। बात यही तक नहीं लगती, इस व्यवस्था के संवेदन सुनने एवं मानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो ये कार्यालय जो व्यवस्था है वो कैसी है? संवेदनशील, उसमें संवेदनाएं नहीं है, अमानवीय है, यानी मानव के हित को ध्यान में रख करके नहीं है। इस प्रकार की जो कमियां हैं वो हमारे सरकारी जो कार्यालय है उनके सामने आती है। तो हास्य के रूप में हास्य किया उन्होंने, हंसी मजाक में कहानी लिखी है, लेकिन साथ ही व्यंग्य रूप में उन्होंने बात भी कह दी है कि हमारी जो कामकाज की व्यवस्था है वो कैसी है भारत देश में। तो ये था आपके कृष्णचंद्र का जीवन परिचय, और साथ ही आपका जो पाठ है जामुन का पेड़ उसका पाठ परिचय। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। और एक बात आप ध्यान रखा करो, जो भी चीज मैं रिपीट करती हूँ, आप लोग देखते होंगे बीच बीच में मैं रिपीट करती हूँ, सारी चीजों को नहीं करती, लेकिन जो मुख्य चीजें होती है उनको एक बार से दोबारा जरूर बोलते। तो उसका मतलब आप ये समझ जाएगा कि इम्पोर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक जो बुक है उसमें अंडरलाइन कर लीजिए। पढ़ते हो गया? अब है आपका पाठ है जामुन का पेड़। जामुन तो सभी जानते होंगे क्या होता है, खाए भी होंगे आप।
हाँ, ब्लैक तो नहीं दे सकते। जामुन का अपन को चीज लेके तो भी जरूरत तो जामुनी कलर की, ब्लैक तो नहीं होती। ब्लू और ब्लैक जो होता है उनका अगर मिश्रण कर दिया जाए, इनसे बनने वाला जो कलर होता है वो जामुनी कलर होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कौन से कलर के संयोग से कौन सा कलर बनता है, जिसमें प्राथमिक कलर और आपके दूसरे जो कलर है वो अलग अलग दिए हुए होते हैं। अगर आपको माइंड में हो कि भाई कौन से कलर को मिलाने से कौन सा कलर बनता है, तो आप बता सकते हो कि जामुन कलर किससे बनेगा। वरना आपने जामुन जरूर खाए होंगे, उन जामुन को देखते हुए ध्यान लगा कि ये कलर डार्क जो कॉफी कलर सा जो होता है ना, मैरून मैरून जो कलर दिखता है, बैंगनी भी नहीं बोल सकते, बैंगनी अपने आप में तो चलो कलर से हमें कोई मतलब नहीं है। आपको ये बता दीजिए जामुन कैसे होते हैं, और उसका पेड़ जो है वो बहुत बड़ा होता है, घना होता है। उसके बाद हम बना देंगे ये पाठ लिखा गया है आपका गद्य की हास्य व्यंग्य शैली। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। ये झक्कड़ क्या होता है भाई? आंधी। आंधी चली तेज, झक्कड़ से मतलब तेज तेज जो हवाएं चलती है उनके लिए। सेक्रेटरिएट की लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सेक्रेटरिएट का जो लॉन है, गार्डन है, वहां पर बगीचे में एक जामुन का पेड़ था जो कि उस आंधी के कारण गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। तो सबसे पहले इसको किसने देखा सवेरे? माली ने देखा, वहां जो काम करने वाला था उसने देखा कि एक आदमी जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा कलर के पास गया, कलर दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा वापस रूम में आया। तो देखो कितना लंबा प्रोसेस था। माली चपरासी के पास गया, चपरासी कलर के पास गया, कलर सुपरिटेंडेंट के पास गया, और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लौट गया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक कलर को बोला। अब देखो आदमी दबा दबा पड़ा है, उसके बारे में उन्हें चिंता नहीं हुई कि बेचारा दबा पड़ा है इसके पीछे, उसको पीड़ा हो रही है। लेकिन वो क्या कह रहा है, ये उस पेड़ का गिरने का दुख से कि बेचारा जामुन का पेड़ इतना फलदार था, एक कलर जो है वहां बोल रहे हैं। और इसकी जामुनें कितनी रसीली हुआ करती है, रसीली यानी किससे भरी हुई। दूसरा कलर याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था। कहाँ से वो क्या करता था, उस पेड़ के जामुन ले जाया करता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा कलर लगभग हुआ सा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराते हुए कहा। तो दबा हुआ जो आदमी है उसने दबाते हुए कहा कि नहीं मैं जिंदा हूँ। जिंदा है, एक कलर ने ताज्जुब से कहा, ताज्जुब यानी आश्चर्य से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया, मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। वजनी है यानी वजन। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और कलर लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है, बहुत से कलर एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को खाने को तैयार हैं। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछूं। वो अपने से ऊपर जो सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी, वो उनसे पूछूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गए, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गए, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है चीफ सेक्रेटरी के पास गए। यानी एक सेक्रेटरी की जो पोस्ट है
वो भी देखो आप कितनी, तो एक के बाद एक जो है पद है, तो उन पदों के व्यक्तियों के पास ये जाता है। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया, यानी फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन निकल गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ हो गई, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले कलरकों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर दिए। हुकूमत कौन है भाई? सरकार, तो वहां के कर्मचारी जो सबसे ऊंची पोस्ट पर है, तो उनके फैसले का इंतजार ना करके वो क्या चाहते थे कि इस पेड़ को हटा। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया, बोला हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। यानी ये किस विभाग से थे? व्यापार विभाग से। और फलदार पेड़ है वो किससे संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित बता रहे हैं। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं, कृषि विभाग में भेज रहा हूं। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। तो वहां से आदेश आते ही उस पेड़ को हटा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया। देखो एक दिन निकल गए, सुबह से लेकर के रात तक, और फाइलें इधर से उधर चलती रही, कोई फैसला नहीं हुआ। और दबा हुआ जो आदमी है उसके नीचे दबा हुआ है, इतने में इंतजार थोड़ी करेगा वो बेचारा, वो तो मर जाएगा। लेकिन हमारा जो सरकारी कार्यालय है उसका काम करने का जो तरीका है वो व्यक्ति को महत्व ना देकर के बल्कि फाइलों को महत्व दे। MRP है। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। देखो तीसरे विभाग के पास चला गया, हॉर्टिकल्चर विभाग के पास। हॉर्टिकल्चर विभाग क्या होता है? नहीं, कृषि विभाग भी होता है। हॉर्टिकल्चर जो विभाग है होता है कि फलदार जो पेड़ होते हैं, ध्यान रखना। हॉर्टिकल्चर को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या? क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का होता है। तो खेती वाला जो है उसको क्या कहते हैं अपन? एग्रीकल्चर। जामुन का पेड़ चूंकि फलदार पेड़ है इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को मालिनी दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने मालिक को दबे हुए आदमी को खाना खाने की इजाजत दे दी। देखो 2 दिन निकल गए, दूसरी रात आ गई, तब तक भी बेचारे को ना कुछ खाने पीने को दिया गया ना कुछ और एक के बाद एक जो है व्यक्ति आते हैं, अलग अलग अपनी राय देते हैं और उसके दर्द को कोई भी नहीं समझ रहा है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि किस प्रकार से एक के बाद एक जो है उसकी फाइल जो है आगे बढ़ती चली जाती है। कार्य कितनी धीमी गति से हो रहा है, चाहे तो घंटों में ही इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एक के बाद एक तक होते चले जा रहे हैं, खुद अपना कार्य नहीं करना चाह रहे हैं, दूसरे को उसके कार्य अवगत करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। इस प्रकार से जो है एक दबा हुआ व्यक्ति कितनी पीड़ा को सहन कर रहा है, इसके माध्यम से ये कहा जा रहा है
कि हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें कार्य करने का जो तरीका है वो कितनी धीमी गति से होता है, कितने आलसी तरीके से होता है, व्यक्ति को महत्व ना देकर के फाइलों को महत्व दिया जाता है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो आगे का जो अपना चैप्टर है ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और जहां तक का आपको पढ़ा दिया गया है इसे आप पढ़ लें, और पढ़ने के बाद अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लें। जीवन परिचय जो है वो अपनी कॉपी में लिख लें, और पिछला जो चैप्टर था 6 का उसके प्रश्न उत्तर आपने कर लिए होंगे, कल मैंने करवाए थे, तो आप जो है अपने नोटबुक में चेक करवा लें। धन्यवाद।